महिमा अपने कैबिन में मौजूद थी। वो खुद से कुछ बात करती हुई कहने लगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो सब कुछ प्लान किया है, फिर मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है? ये सोचते हुए वो अपने कैबिन में बनी हुई एक बड़ी सी विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां खड़ी होकर खुद को समझाती हुई कहने लगी, लेकिन ऐसा तो करना ही होगा। फिर मुझे दो राहें क्यों नजर आ रहे हैं? उसने उस उलझन में खुद को समझाते हुए कहा, कोई दो राहें नहीं है मेरे सामने, मुझे तो मेरी मंजिल सामने दिखाई पड़ रही है। और उधर मंजू फोन रखने के बाद अपनी दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढककर रोने लगी और खुद से बोली, ये करीब आकर अगर हाथ से निकल गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतजार किया है, मेरे अलावा ये बात आप ही जानते हैं। इसी दौरान वहां दादी पहुंची और उसे रोते देख वो घबराकर उसके पास बैठ गई और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? अचानक उनके आने से मंजू मन में सोचने लगी, मैं माँ को कुछ नहीं बता सकती और ना ही मुझे इस सच्चाई को इनके सामने आने देना है। ये सोचकर वो अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, माँ कोई बात नहीं है, दरअसल ये खुशी के आंसू हैं। बोलकर उन्होंने दादी के कंधे पर अपना सर रख दिया। बात सुनकर दादी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे भी तो बता बेटी, क्या है खुशी की बात? इस पर उसका रिप्लाई आया, माँ आज शाम को राज के घर वाले उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आने वाले हैं। ये सुनकर दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने मंजू के सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, इतनी अच्छी बात है और तू अपने आंसू बहा रही है, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमारी माही ने जिसे चाहा वो उसे मिल गया। उनकी बात सुनकर मंजू हैरानी भरी नजर से उनकी ओर देखने लगी। दादी स्माइल करती हुई बोली, हाँ मैंने तुझे कहा नहीं था, मेरी उम्र के साथ साथ मेरा तजुर्बा भी बहुत है। मैंने तो माही की आंखों में राज के लिए प्यार पहले ही देख लिया था और राज कितना अच्छा लड़का है। तुझे याद है जब वो लोग खंडाला जा रहे थे तब जिस तरह वो हमारी माही को देख रहा था, उसकी नजरों से मैंने पकड़ लिया था कि वो हमारी माही को बहुत प्यार करता है और देखना उसे बहुत खुश रखेगा। दादी की आवाज में उनकी खुशी साफ झलक रही थी और उनकी आंखों में भी कई सालों बाद खुशी की चमक थी, जिसे देखकर मंजू ने सोचा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपको सच्चाई नहीं बता सकती। फिर कुछ सोचकर दादी ने मंजू से कहा, अरे हम दोनों यहाँ बैठे बैठे बातें ही करते रह जाएंगे, चलो जल्दी से उठकर मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करते हैं। ये बोलकर दादी उठकर चली गई और मंजू भी उठकर रसोई की ओर चली गई और मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करने लगी। और उधर दादी भी नई क्रॉकरी सेट निकालने लगी। दूसरी ओर रीमा अब भी शनाया के साथ मौजूद थी। वो बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना, उनकी बड़ी बहू उनकी बेटी बनकर उनके घर जो आने वाली थी। महिमा के रूप में उन्होंने बेटी जो पाली थी। एक डायमंड सेट उठाकर उन्होंने शनाया को दिखाते हुए कहा, ये देख शनाया, मैं महिमा को उसकी पहली मुंह दिखाई में यही वाला सेट प्रेजेंट करूंगी, कैसा है ये? शनाया ने उस सेट की ओर देखकर कहा, बहुत अच्छा है आंटी, आपकी ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर रीमा का जवाब आया, जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तुझे तेरी पसंद की ज्वेलरी प्रेजेंट करूंगी, प्रॉमिस। उनकी बात सुनकर शनाया खुद से बात करती हुई बोली, ना जाने मेरे और राज के बीच ये महिमा कहां से आ गई, वरना आपके घर पर बहू बनकर तो मुझे आना था। ये मेरा सपना था जिसे इस महिमा ने तोड़ दिया। मैं इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसी दौरान वहां इंद्रजीत पहुंचे और शनाया और रीमा को देखकर उन्होंने कहा, अरे भाई, आज हमें महिमा का हाथ मांगने जाना है।
और रीमा जी, आप तो इस तरह से तैयारियों में लग गई, मानिए आज ही आप बारात लेकर जाने वाली हैं। ये बोल इंद्रजीत मुस्कुराने लगे। उनकी बात सुनकर रीमा सामने बैठी शनाया से बोली, देख रही है अपने अंकल को किस तरह मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये बोल रीमा ने कुछ ज्वेलरी अलग निकाल कर रख दी और उन्होंने शनाया की ओर देखकर कहा, ये वाली ज्वेलरी आज मैं अपनी होने वाली बहू को दूंगी। ये बोल वो मुस्कुराने लगी। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में मौजूद था और अपनी मोबाइल स्क्रीन पर महिमा और अपनी तस्वीर को देखकर खुश हो रहा था। उसकी तस्वीर देखकर उसने कहा, तुम्हारे साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कल की ही तो बात थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये सोचकर वो स्माइल कर रहा था कि इसी दौरान वहां किसी ने उसकी कैबिन का डोर नॉक किया। रजत तो अपनी मिस नॉनस्टॉप के ख्यालों में गुम था, इसीलिए उसे किसी भी आहट का कोई ख्याल ना था। एक बार फिर किसी ने उसकी कैबिन का डोर नॉक किया, जिससे उसका ध्यान टूटा और उसने अपना फोन टेबल पर रखकर गहरी सांस लेकर कहा, यस कम इन। ये सुनते ही वहां निशांत कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर रजत मन में सोचने लगा, मैं अपने प्यार के बारे में सोचूं और ये गधा निशांत मुझे डिस्टर्ब न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर ये फिर से कोई स्टूपिड बात करने आया होगा। उसे देखते ही रजत ने ये सोच लिया। निशांत बड़ी सी स्माइल लेकर वहां मौजूद था। उसने हाथ में कुछ फाइल्स भी रखी थी। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, कहो निशांत क्या बात है। इस पर तुरंत उसका जवाब आया, सर अगर आप कहें तो आज शाम 6 बजे की मीटिंग फिक्स कर दें, कुछ टेक्सटाइल के डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर रजत सोचने लगा, हर बार इस आदमी को कैसे पता चल जाता है कि मेरी महिमा या उसकी फैमिली वालों के साथ मीटिंग है। उसी वक्त ये आदमी मेरे पास मीटिंग का शेड्यूल लेकर आता है। रजत उसकी ओर देखकर ये सोच रहा था। उसे ऐसा करते देख निशांत धीरे से खुद से बात करते हुए कहने लगा, रजत सर को क्या हो गया है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें बहुत जोर की डांट पड़ने वाली है। ये सोचकर निशांत बगैर उसकी बात सुने ही बोल पड़ा, सर हमें लगता है हमने फिर कुछ गलत कर दिया। उसकी बात सुनकर रजत उस पर भड़कते हुए बोला, तुम्हें पता है निशांत, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बाबा के कहने पर यहाँ रखा है, वरना तुम्हारी जैसे गधे को मैं कब का भगा चुका होता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी के साथ मीटिंग फिक्स करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो, क्यों नहीं पूछते तुम। उसकी आवाज में उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। निशांत डरते हुए बोला, माफी चाहेंगे सर, लेकिन ये बोल वो चुप हो गया। उसके चुप होते ही रजत मन में सोचने लगा, मैं सचमुच इस गधे का खून कर दूंगा, किसी काम का नहीं है ये। पता नहीं क्यों बाबा ने मुझे इस गधे को अपने साथ रखने कहा। ये सोचकर रजत बोला, तुम कुछ कहने वाले थे निशांत। इस पर उसने हाँ में सर हिलाते हुए रिप्लाई किया, जी हाँ सर, हम बोल रहे थे मीटिंग कल फिक्स कर देते हैं। उसकी बात सुनकर रजत ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। उसकी बात सुनकर निशांत बोला, सर ऐसा मत कहिए। रजत गुस्से से बोला, तू यहाँ से निकल मेरे भाई। निशांत लगभग भागते हुए हमेशा की तरह उसके कैबिन से निकल गया। उसके जाने के बाद रजत हमेशा की तरह गहरी सांस लेकर खुद को समझाते हुए कहने लगा, कूल डाउन राज, कुछ नहीं हुआ है। हम आज महिमा के घर जाएंगे उसका हाथ मांगने। और उधर महिमा अपने कैबिन में काम करने में बिजी थी। इसी दौरान टेबल पर रखे मोबाइल पर व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के रिंगटोन पर काम कर रही महिमा ने अपना मोबाइल पर एक नजर डाली। व्हाट्सएप रजत का था। महिमा ने उसका व्हाट्सएप रीड किया। रजत ने लिखा था, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम मेरे कैबिन में आ जाओ, आज हम लंच साथ में करेंगे। माँ ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भिजवाया है,
मैसेज पढ़कर महिमा ने उसे ओके लिखकर भेज दिया और रजत के कैबिन की ओर चली गई, जहां रजत अपनी चेयर पर बैठकर उसके आने का वेट कर रहा था। वहां पहुंचकर महिमा ने उसके कैबिन का डोर नॉक किया और कम इन की आवाज सुनकर कैबिन के अंदर पहुंची। उसके अंदर पहुंचते ही रजत हैरान होते हुए बोला, माही, इज दैट यू? तुमने डोर नॉक क्यों किया? कहते हुए रजत अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और महिमा के करीब आकर उसने कहा, मिस महिमा शर्मा, कुछ पूछा मैंने आपसे। आपने कैबिन का डोर क्यों नॉक किया? उसके चेहरे पर उसकी शरारत साफ झलक रही थी। महिमा चुप थी, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे चुप देख रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका फेस अपनी ओर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, माही, तुम मेरी जिंदगी में ऑलरेडी एंटर कर चुकी हो और अब मुझ पर और मुझसे रिलेटेड हर चीज पर पूरी तरह से तुम्हारा हक है। इसके लिए तुम्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगा। महिमा ने भी तुरंत फेक स्माइल देते हुए कहा, ओके राज, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। ये बोल महिमा उसकी ओर देखने लगी। रजत अब भी उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और बड़ी गौर से उसके चेहरे की ओर देख रहा था। महिमा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या बात है राज, ऐसे क्यों देख रहे हो? रजत बोला, मिस शर्मा, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? कहीं तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया? अचानक उससे ऐसी बात सुन महिमा ने अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाया और शरारत भरी आवाज में कहा, अगर बदल गया तो क्या करेंगे आप? उसकी बात सुनकर रजत उसके पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, हमें अपने प्यार पर इतना भरोसा है कि हमारे अलावा हमारा प्यार कहीं जा ही नहीं सकता, और अगर कभी ऐसा हुआ ना तो आपको उठा कर ले जाएंगे। ये बोलकर रजत हंसने लगा और महिमा भी हंस पड़ी। रजत ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर अपने कैबिन में रखे एक आलीशान सोफे में बिठाते हुए बोला, चलो पहले हम लंच कर लेते हैं, वरना तुम कहोगी मैंने लंच के लिए बुलाया और सिर्फ बातों से ही तुम्हारा पेट भर दिया। महिमा हंसने लगी और उसने उसके लंच बॉक्स से लंच सर्व करना शुरू किया। महिमा ने जैसे ही 2 प्लेट निकाली, रजत ने तुरंत 1 प्लेट हटाते हुए कहा, तुम हर बार भूल जाती हो, हम जब भी साथ होंगे एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। महिमा ने स्माइल किया और प्लेट में खाना सर्व किया। रजत ने अपने हाथों से उसे खाने का पहला बाइट खिलाया। दूसरी ओर मंजू और दादी ने सारी तैयारियां कर ली थी और दादी ने घड़ी पर समय देखकर कहा, मंजू, तूने तूफान मेल को फोन किया है या नहीं? वरना पता लगा आज उसका कोई और प्रोग्राम सेट हो गया। ये बोलते हुए दादी ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गई। मंजू रसोई से बाहर निकलकर आई और दादी के पास बैठकर उन्होंने कहा, हाँ माँ, मैंने फोन कर दिया है और उसे बोल भी दिया है आज जल्दी आने के लिए। आती ही होगी, दादी ने कहा। ठीक है, तब तक मैं अपना टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ये कहती हुई दादी वहां से उठकर अपने बेडरूम की ओर चली गई। उनके जाने के बाद एक बार फिर मंजू खुद से बात करती हुई कहने लगी, कहीं राय सिंह ने मुझे पहचान लिया तो? वो सोच ही रही थी कि इसी दौरान घर की डोरबेल बजी। उसने जैसे ही उठकर दरवाजा खोला, सामने महिमा मौजूद थी। महिमा घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मंजू ने दरवाजा बंद किया और वो भी महिमा के पास बैठती हुई बोली, माही, मैंने तेरे कपड़े तेरे बेड पर रख दिए हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। उनकी बात सुनकर महिमा ने हाँ में सर हिलाया। इसी दौरान वहां उसकी दादी पहुंच गई और महिमा को देखकर उसे गले लगाती हुई बोली, मेरी माही के सपनों का राजकुमार आने वाला है। देख, मैंने और तेरी माँ ने मिलकर घर को कितना अच्छा सजाया है। उनकी आवाज में खुशी थी। दादी की बात सुनकर महिमा हैरान होकर मंजू की ओर देखने लगी। मंजू ने धीरे से नहीं में सर हिला दिया। फिर महिमा फेक स्माइल देती हुई बोली, वाओ बेबी डॉल, आपने कितना अच्छा डेकोरेट किया है।
फिर महिमा ने अपनी शरारती अंदाज में दादी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेबी डॉल, कहीं आपको देखकर राज ने अपना इरादा बदल लिया तो? क्योंकि आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये बोल महिमा जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुन दादी उसके सर पर धीरे से टपली मारकर बोली, मजाक मत कर, जल्दी से जाकर रेडी हो जा, वो लोग आते ही होंगे। ओके बेबी डॉल। ये बोलकर महिमा अपने बेडरूम में चली गई। इसी दौरान घर की डोरबेल बजी। मंजू दादी की ओर देखकर बोली, माँ लगता है वो लोग आ गए। दादी ने उसे रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ हाँ वही लोग आए होंगे। बैठे क्यों है, जाकर दरवाजा खोल। जी हाँ, कहते हुए मंजू उठकर दरवाजा खोलने चली गई और उसने मन में सोचा, हे माता रानी मेरी मदद करना, कहीं वो लोग मुझे पहचान ना ले। ये सोचते हुए मंजू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रजत अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। उसे देखकर मंजू ने स्माइल किया। रजत ने उसके पैर छुए। मंजू ने उसे अंदर आने का इशारा किया। रीमा और इंद्रजीत भी अमित के साथ घर के अंदर एंटर हुए। मंजू ने रीमा और इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, नमस्कार, मैं महिमा की माँ। लेकिन मंजू के मन में अजीब सा डर था। रीमा ने स्माइल करते हुए उसे रिप्लाई किया, नमस्कार, मैं आपको देखकर समझ ही गई थी कि आप माही की माँ होंगी। आपकी ही तो परछाई है, आपकी बेटी। ये कहते हुए रीमा स्माइल करने लगी। वहां मौजूद अमित बोल पड़ा, और मैं अमित। कहते हुए उसने मंजू और दादी के पैर छुए। दादी को देखकर अमित ने अपने मस्करी अंदाज में कहा, लगता है आप भाभी की छोटी बहन है। उसकी बात सुन दादी जोर से हंस पड़ी और वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे। फिर मंजू ने सभी को ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और सभी सोफे पर बैठ गए। लेकिन रजत की नजरें तो अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढ रही थी। इंद्रजीत ने मंजू की ओर देखकर कहा, मंजू जी, हम तो यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, अपने बड़े बेटे रजत के लिए। ये कहते हुए उन्होंने सामने बैठे रजत की ओर इशारा किया। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद दादी अचानक से उठकर जाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख सभी हैरान हो गए और हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंजू ने दादी से कहा, माँ आप कहाँ जा रही हो? इस पर दादी मुस्कुराकर बोली, इतनी अच्छी बात बोली है इंद्रजीत ने, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं सबका मुंह मीठा कराऊं। सभी उनकी बात सुनकर जोर से हंस पड़े। मंजू ने उनकी ओर देखकर कहा, आप बैठिए माँ, मैं मीठा लेकर आती हूँ। ये बोल मंजू वहां से उठकर रसोई की ओर चली गई और वहां जाकर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, वरना ना जाने क्या होता। आगे कौन सा नया मोड़ आएगा रजत और महिमा की लाइफ में, ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।